हाँ जी, वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन वन शिक्षा हब पर। कल भी हमने कुछ 10 एक MCQs करे थे इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो आज आगे नेक्स्ट पार्ट है MCQ सीरीज़ का। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ फ्री इकोनॉमी? निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अर्थव्यवस्था का संकेत है? ठीक है, अब मैंने आपको 3 तरह की इकोनॉमी बताई थी ना। 3 तरह की कौन कौन सी आपको बताई थी? पहली तो मैंने आपको बताई थी कौन सी होती है, कैपिटलिस्टिक होती है। ठीक है, कैपिटलिस्टिक, इसमें क्या होता है, जो सारा का सारा डिसीजन किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है। कैपिटलिस्टिक में सारा का सारा जो डिसीजन होता है वो किसके हाथ में होता है? प्रोड्यूसर के हाथ में होता है, पब्लिक के हाथ में होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, सारा का सारा डिसीजन फ्री फोर्सेस पे काम होता है। दूसरी मैंने आपको कौन सी बताई थी? सोशलिस्टिक बताई थी। सोशलिस्टिक में क्या होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है रिसोर्सेज को। ठीक है, और सबसे मेन काम किसके लिए होता है? वेलफेयर के लिए होता है। ठीक है, कैपिटलिस्टिक में जो मेन काम होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, कि लोग क्या चाहते हैं कि उनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो। सोशलिस्टिक में क्या होता है, लोग सरकार ये सोचती है कि जो गरीब है और अमीर है वो दोनों एक साथ हों, तो उसके अंदर वो सोशल सामाजिक कल्याण के लिए स्टेप्स उठाती है। और तीसरी थी अपनी मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, तीसरी अपनी कौन सी है? मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसमें ये दोनों चीज़ें होती हैं। मार्केट के जो दो फोर्सेस है, डिमांड और सप्लाई, वो भी फ्रीली प्ले हो रहे होते हैं। और जो सरकार है वो भी क्या है, अपनी स्कीमें लेकर आती रहती है किसके अंदर? सोशल वेलफेयर करने के लिए, सामाजिक कल्याण करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया के अंदर कौन सी है, तो इंडिया के अंदर अपनी है मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइन ऑफ फ्री इकोनॉमी में क्या होता है? प्राइसेस आर रेगुलेटेड। नहीं, प्राइसेस रेगुलेटेड नहीं होते, प्राइसेस रेगुलेटेड होते हैं सोशलिस्टिक में, जिसमें सरकार कंट्रोल करती है स्रोतों को। प्राइसेस आर पार्शली रेगुलेटेड, ये भी नहीं है, ये भी मिक्स इकोनॉमी में होता है। द प्राइसेस आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, फ्री इकोनॉमी में यही होता है। फ्री इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी बोल दिया जाता है। ठीक है, इसमें यही चीज़ होती है, क्योंकि जो प्राइसेस हैं, चीज़ों के, वस्तुओं के प्राइसेस है, वो फ्री मार्केट फोर्सेस के आधार पर क्या किया जाते हैं? निर्धारित किए जाते हैं। कीमतें मांग और आपूर्ति की ताकतों की मदद से निर्धारित की जाती है। ये देखिए, हमारा डिमांड के साथ क्या होता है? नेगेटिव स्लोप होता है, सप्लाई के साथ पॉजिटिव होता है। तो जहाँ पर ये दोनों कट हो जाएंगे, ये वाला प्राइस क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये MCQs में आपको सिर्फ जस्ट थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ आएगा। इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर करोगे ना आप, फिर ये अच्छे से क्लियर होगा। तो वो हमारा साथ के साथ चल रहा है। आपको एक दिन MCQ सीरीज़ मिल जाएगी, एक दिन आपको थियोरेटिकल पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, शायद डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर शुरू करेंगे या फिर यूटिलिटी एनालिसिस वाला करेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर अपना जो इंट्रोडक्शन का है वो ख़त्म हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स? ठीक है, रॉबिन्स एक इकोनॉमिस्ट था। ठीक है, उसके अनुसार क्या ठीक है? उसके अनुसार क्या ठीक है कि मीन्स आर अनडिफाइंड, कि साधन अपरिभाषित है। मीन्स आर स्केयर, जो हमारे साधन है वो कम है। मीन्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, साधन क्या है? असीमित है। और ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो रॉबिन ने क्या बोला था? रॉबिन ने हमें बोला था कि जो हमारे स्रोत हैं वो क्या है? स्केयर हैं। ठीक है, एक अपना था एडम स्मिथ। ठीक है, एक अपना कौन था? एडम स्मिथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोला जाता है? एडम स्मिथ को बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारा कौन है? एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ। और उसने एक और स्टेटमेंट दी थी हमें, एडम स्मिथ ने एडम स्मिथ ने हमें कौन सी स्टेटमेंट दी थी? उसने दी थी हमें कि इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ ने हमें बोला था कि इकोनॉमिक्स क्या है? किसका धन है? विज्ञान का धन है। ठीक है, अर्थशास्त्र विज्ञान का धन है। ये हमने एडम स्मिथ ने हमें बताया था, इस इकोनॉमिस्ट में बताया था। ठीक है, और एडम स्मिथ को ही क्या बोला जाता है? अर्थशास्त्र का पिता बोला जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा थ्योरियाँ किसकी हैं? केन्ज की थ्योरियाँ हैं। ठीक है, लगभग। ठीक है,
और दूसरी क्या चीज़ है, अब एडम स्मिथ का देख लिया, अब दो अपने और थे। एक तो अपना था रॉबिन ने एक तो ये चीज़ बोली थी, जो इकोनॉमिक्स था रॉबिन ने एक तो ये चीज़ बोली थी कि जो स्रोत है वो क्या है, स्केयर है। दूसरी उसने क्या बोली थी, उसने ये बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है ना वो क्या है, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ लॉजिक। इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ लॉजिक है, ठीक है। उसके बाद में एक है अपना मार्शल, ठीक है। मार्शल ने क्या बोला था, मार्शल ने ये बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है वो किसकी स्टडी है, ह्यूमन वेलफेयर की स्टडी है, सामाजिक कल्याण की स्टडी है, ठीक है। होप है आपके ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। और ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि मीन्स आर स्केयर, साधन है वो क्या है, कम है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा कौन सा है, ठीक है, कौन सा है, फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है नेशनल इनकम, फिर आगे है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। अब माइक्रो में आप क्या देखते हो, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में या फिर सेकंड वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो माइक्रो है, पहली बात तो जो माइक्रो वर्ड है वो हमने ग्रीक लैंग्वेज से लिया है, ये वर्ड माइक्रो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, छोटा, छोटे लेवल पर देखना। अब देखो जो हमारी नेशनल इनकम है ये क्या है, पूरे बड़े लेवल पर है, लार्ज स्केल है, सभी को इन्वॉल्व करते हैं, एंटायर इकोनॉमी आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये तो होगा ही नहीं पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। माइक्रो का नहीं हुआ, ये किसका पार्ट है, ये है मैक्रो का। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। उसके बाद है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग क्या है, माइक्रो के अंदर हम यही तो थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस ही तो पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा है, फैक्टर प्राइसिंग की कारक मूल्य निर्धारण करना, ठीक है। ये क्या है, मूल्य का निर्धारण किया जाता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ही हम प्रोडक्शन रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही, सूक्ष्म अर्थशास्त्र या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज, ठीक है, संसाधनों के आवंटन से संबंधित अर्थशास्त्र की शाखा है, ठीक है। तो कौन सी शाखा है जो संसाधनों से आवंटित है, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। अभी अपन ने लास्ट 2 वीडियो करी थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था अच्छे से कि हम हमारी केंद्रीय समस्या होती है, हमें क्या करना है कि हमें कैसे उत्पादन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो उसके अंदर हाउ टू प्रोड्यूस में उत्पादन कैसे करना है, तो हम यही चीज़ देखते हैं कि हमने संसाधनों को कैसे आवंटित करना है, कैसे बांटना है। तो ये किसका पार्ट है, ये हमारे माइक्रो का ही पार्ट है, ये हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही पार्ट है। तो इसका ऑप्शन आएगा 3rd, ठीक है। उसके बाद में है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स कम्स द इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क किसके अंदर आ जाता है, क्रेडिट रिस्क में आता है, मार्केट रिस्क में आता है, ऑपरेशनल रिस्क में आता है, ठीक है, या ऑल ऑफ दी अबव में आ जाता है, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमें क्या हो रहा है, अब इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। तो ये किस प्रकार का रिस्क है हमारा, तो ये हमारे किस प्रकार का रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है हमारा, मार्केट रिस्क, ठीक है। हमारे लिए ये कौन सा है, बाजारी जोखिम है, ठीक है। प्रोडक्शन वाले के लिए बाजारी जोखिम है इंटरेस्ट रेट का रिस्क, ठीक है। उसके बाद है ए बैंक ओपन इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो बैंक क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक ऐसे जेड एरिया में खुले गए हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल बैंकिंग बोलेंगे, नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल बैंकिंग तो कहाँ होती है, विदेश में होती है ना, देश से बाहर। डोमेस्टिक बैंकिंग होती है हमारे देश के अंदर की बैंक, नेशनल बैंकिंग होती है कि हमारे कहाँ पर, कौन सी, जो हमारे देश के अंदर ही होगी। तो ऑफशोर बैंकिंग आएगा, क्यों आएगा ऑफशोर बैंकिंग, क्योंकि ऑफशोर बैंकिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो एरिया होते हैं ना जिनकी सीमा निर्धारण नहीं होती, या फिर जिनको स्पेशल मानकर इकोनॉमिक जोन में रख लिया जाता है, जिसके ऊपर दोनों देशों का, दूसरे देश का भी हक होता है और हमारा भी होता है, ठीक है। ये क्या है, स्पेशली कुछ हमारे इकोनॉमिक्स से हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इनके अंदर कुछ स्पेशल इनको रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं देश के अलावा, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, ऑफशोर बैंकिंग आएगा, ठीक है। हमारी सीमा के किनारे होते हैं लगभग ये, ठीक है, ये एरिया बनाए गए होते हैं, तो इसका आएगा ऑफशोर बैंकिंग,
ठीक है। ऑफशोर बैंकिंग का क्या है, ये उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ फॉल इन दी प्राइसेस। ठीक है, कौन सा दर्शाता है प्राइसेस में फॉल। ठीक है, अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इन्फ्लेशन, एक होती है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है हमारा कि क्या हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है, हमारी महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, और डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी मंदी आ रही है, हमारी महंगाई कम हो रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन में हम क्या बोलेंगे कि महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, डिफ्लेशन में हम बोलेंगे कि महंगाई कम हो रही है या फिर चीज़ों की कीमतें कम हो रही है। तो डिफ्लेशन वाला हमारा कौन सा है, थर्ड है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली थर्ड। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सारी की सारी हमारे अर्थव्यवस्था बैंक की कंट्रोल करता है, वो किसके अंडर आता है, वो उसका कौन सा है, क्या कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, उसका लेखा वर्ष कौन सा है, जिस वर्ष में वो अपना लेखा जोखा सारा रेडी करता है, तो वो क्या है, जुलाई जून का है। ठीक है, जुलाई जून का है उसका। ठीक है, अगर कोई बिजनेस का आ जाए तो वो होता है मार्च अप्रैल का होता है। ठीक है, अगर आ जाए किसका रिजर्व बैंक का, तो वो हमने क्या टिक करना है, जुलाई जून का टिक करना है। जुलाई जून होता है जिसके अंदर भारतीय रिजर्व बैंक अपना क्या करता है, सारा लेखा जोखा सारा रेडी करता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रेट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन सकिंग आउट द लिक्विडिटी इन दी सिस्टम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी दर प्रणाली में तरलता को बाहर निकालने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये है एक बैंक का चैप्टर। ठीक है, ये भी मैं आपको करवाऊंगी जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसमें थोड़ा बता देती हूँ हमारा। ठीक है, पहली चीज़ तो आप देखिए कि जो रेपो रेट होती है वो क्या होती है, जो हमारी रेपो रेट होती है ना, वो रेट होती है जिस रेट पर जो क्या करता है आरबीआई किसको देता है, आरबीआई लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक को। ठीक है, ये वो रेट होती है। दूसरी क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो होता है अगर ये बढ़ जाए, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है जो कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है, अपने पास कुछ धन रखना पड़ता है। ठीक है, कैश रिजर्व कर कर ये सोचकर कि जितना उनके पास धन जमा है उस धन में से कुछ उनके जो कस्टमर हैं वो मांग कर कर वो पैसा लेने आ सकते हैं। अगर ये बढ़ जाएगी, ठीक है, पहले उनको आरबीआई को क्या करना, आरबीआई ने क्या बोला था कि आप 10% रख लो, मान लो आप 10% बोला गया था। ठीक है, लेकिन वो 10 से कर कर 20 कर दें, तो अब क्या होगा, आप लोगों को डिपॉजिट कम दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको रखना ज़्यादा पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो, लोग हैं वो आपसे लेने आएंगे, लेकिन वो आप उनको दे नहीं पाओगे। तो इससे क्या है, हमारे देश में जो पैसे की कमी, लिक्विडिटी तरलता में कमी आएगी लोगों। ठीक है, तो उनके पास जो कैश रिजर्व रेशियो अब कमर्शियल बैंक को ज़्यादा रखना पड़ेगा अपने पास रिजर्व के रूप में, और वो आगे लोगों को लोन के रूप में कम दे पाएंगे। ठीक है, तो आज के टाइम पे लगभग ये 4.5% के आसपास है कमर्शियल बैंक को, जितना उनके पास धन जमा है उसका वो 4 से 5% अपने 4.5% अपने पास रखते हैं। ठीक है, बाकी का वो लोन के रूप में आगे दे सकते हैं। उसके बाद आ जाती है प्राइम लैंडिंग रेट और BPLR, इसका होता है बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। ठीक है, ये वो रेट होती है जो क्या होते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, बड़े बड़े जो उनके उद्योगपति होते हैं या फिर बड़े बड़े क्रेडिट वर्ती लोग होते हैं, उनको थोड़ी सी कम कर कर दे देती है। ठीक है थोड़ा सा कम कर कर दे देती है उनको, इस रेट उनके लिए थोड़ी अलग सी रेट रख लेती है। जो बड़े बड़े उद्योगिस्ट होते हैं या फिर कॉरपोरेट होती हैं, ठीक है, संस्थाएं वगैरह होती है, उनके लिए होती है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन डालेगा लिक्विडिटी पर, तरलता पर, ठीक है, पैसे की तरलता पर, तो कौन सी रेट डालेगी, कैश रिजर्व रेशियो डालेगी। ठीक है, नकद आरक्षित अनुपात ये डालेगा। अगर ये अनुपात जैसे 4.5 है, आप लगा लो आपके पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 में से आपको बैंक को सिर्फ 4500 अपने पास रखने पड़ रहे हैं, जो बाकी के बचे 5500 है बैंक आगे दे सकता है, आगे उसका सर्कुलेशन बढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन यही रेट अगर जाके आपकी कर दे 6% कर दी जाए, तो अब आप क्या कर सकते हो, जस्ट आप अपने पास
6,000 आप रखना पड़ेगा और जो आपके पास 4,000 है वो आप आगे दे सकते हो। पहले आप कितना दे पा रहे थे, 5500 लिक्विडिटी बढ़ा रहे थे, लेकिन अब क्या कर सकते हो, सिर्फ 4,000 का ही सर्कुलेशन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो लिक्विडिटी तरलता कम होगी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि देश में पैसे कितना सर्कुलेशन में चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे कम होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, कैश रिजर्व रेशियो आएगा आंसर, ठीक है। सो आज के जो मैंने 10 MCQ आपको अच्छे से क्लियर करवाए हैं, ठीक है। इनको अच्छे से देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। कल हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन के, अब ये 2 वीडियोस हो चुकी हैं, जितना मैंने आपको कराया उतने में से कल हम थ्योरी का पोर्शन करेंगे। इससे टाइम आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। एक दिन आपको थ्योरी मिल जाएगी, एक दिन आपको MCQ मिल जाएंगे, दोनों चीज़ें आपकी पैरेलल चलेंगी और सारा का सारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा, ठीक है। आपको सब कुछ करवाया जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो। अगर आपको PDF चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक भी। सो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।